Hello everyone. In this video, we are going to begin with chapter number 2 of India's Struggle for Independence by Bipin Chandra. The chapter 2 is Civil Rebellions and Tribal Uprisings. Let us read the chapter. The revolt of 1857 was the most dramatic instance of traditional India's struggle against foreign rule, but it was no sudden occurrence. It was the culmination of a century long tradition of fierce popular resistance to British domination. जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 था वो कोई सडन अकरेंस नहीं थी. बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो क्लिमिनेट होके आए थे. जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा रेजिस्ट कर रहे थे ब्रिटिश डोमिनेशन को, क्योंकि जो ब्रिटिश डोमिनेशन के असर थे वो सोसाइटी पे बहुत ज़्यादा डीप थे. फॉर एग्जांपल हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई थी. सेकेंड रीज़न हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि जो मर्चेंट क्लास थी वो हैप्पी नहीं थी बिकॉज वो डेप्ट में जा रहे थे. थर्ड रीज़न हमने देखा था कि जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था उससे लोग खुश नहीं थे. फोर्थ रीज़न सोशल लेजिस्लेशंस ब्रिटिशर्स लेकर आ रहे थे. फॉर एग्जांपल सती बैन करी गई थी, विडो री मैरिज अलाउ कर दी गई थी. फिफ्थ रीज़न जो हमने लास्ट चैप्टर में देखा था वो ये था कि जो सिपॉयज़ थे एंड जो वहाँ की लोकल पॉपुलेशन थी वो इस बात से नाराज़ थे कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज़ हैं वो प्रोपोगेट कर रहे हैं क्रिश्चियन रिलीजन को और लोगों को ट्राई कर रहे हैं कि वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाएं. सो लेट अस लुक एट सम अदर रीजंस इन दिस चैप्टर. The establishment of the British power in India was a prolonged process of piecemeal conquest and consolidation and the colonialization of the economy and society. जो ब्रिटिश पावर इंडिया में आई थी वो उन्होंने काफ़ी टाइम लिया था. उन्होंने धीरे धीरे करके कॉन्क्वेस्ट करी थी, कंसोलिडेशन किया था और कॉलोनाइज किया था इंडिया की इकोनॉमी को भी और इंडिया की सोसाइटी को भी. दिस प्रोसेस प्रोड्यूस डिसकंटेंट, रिसेंटमेंट एंड रेजिस्टेंस एट एवरी स्टेज. हर टाइम पर जब उन्होंने कॉन्क्वेस्ट किया, कंसोलिडेट करने की कोशिश करी या कॉलोनलाइज किया इकोनॉमी और सोसाइटी को, तो लोगों ने अपनी नाराज़गी दिखाई और रेजिस्ट करने की कोशिश करी हर स्टेज पे. दिस पॉपुलर रेजिस्टेंस टुक 3 ब्रॉड फॉर्म्स. ये पॉपुलर रेजिस्टेंस 3 तरीके से हमें देखने को मिलती है. द फर्स्ट वन इज सिविल रेबिलियंस, लोगों के द्वारा रेबिलियंस जो हुए. ट्राइबल अपराइजिंग्स. द थर्ड इज पीजेंट मूवमेंट्स. इस चैप्टर में हम 2 चीज़ें देखेंगे, सिविल रेबिलियंस को और ट्राइबल अपराइजिंग्स को. सो लेट अस रीड फर्दर. First, we will talk about civil rebellions. The series of civil rebellions, which run like a thread throughout the first 100 years of British rule, were often led by deposed Rajas and Nawabs or their descendants, uprooted and impoverished zamindars, landlords, and polygars, landed military magnates in South India, and ex-retainers and officials of the conquered Indian states. जो शुरुआती तौर पे हमें सिविल रेबिलियंस देखने को मिलते हैं, शुरुआत के 100 साल में जो ब्रिटिश रूल जब बिगेन होता है उसके शुरुआत के 100 साल में जो हम सिविल रेबिलियंस विटनेस करते हैं वो बेसिकली कौन लोग करते हैं? राजाज करते हैं, नवाब, ज़मींदार, लैंडलॉर्ड्स, अरिस्टोक्रेसी क्लास करती है, क्योंकि उनसे जो उनकी पावर थी, उनकी जो लैंड थी वो ले ली जाती है. द बैकबोन ऑफ द रेबिलियंस, देयर मास बेस एंड स्ट्राइकिंग पावर केम फ्रॉम द रैक रेंटेड पीजेंट्स, ruined artisans एंड demobilized soldiers. और इन डिपोज्ड राजाज और नवाब्स को, ज़मींदार, लैंडलॉर्ड्स को कौन बैकबोन बनकर आता है? पीजेंट्स, आर्टिशंस और सोल्जर्स. ये तीनों उनको सपोर्ट करते हैं इन सिविल रेबिलियंस में. These sudden localized revolts often took place because of local grievances, although for short periods they acquired a broad sweep involving armed bands of a few hundred to several thousands. शुरुआती तौर पे हम देखते हैं ये जो लोकलाइज रिवोल्ट्स होते हैं इनका रीज़न क्या होता है? लोकल ग्रीवियंसेस ही होते हैं. जो वहाँ पे पर्टिकुलरली उस पर्टिकुलर एरिया के जो ग्रीवियंस होते हैं उसकी वजह से ये रिवोल्ट्स होते हैं. द मेजर कॉज ऑफ ऑल दी सिविल रेबिलियंस taken as a whole was a rapid change the British introduced in the economy, administration and land revenue system. जो एक मेजर कॉज हम देखते हैं इन सिविल रेबिलियंस का वो क्या होता है कि जो ब्रिटिशर्स रैपिड चेंजेस लेकर आते हैं इंडियन सोसाइटी में, इंडियन इकोनॉमी में, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में. These changes led to the disruption of the agrarian system. जो हमारी कंट्री का लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो इन्होंने इम्पोज किया ब्रिटिशर्स ने, उसकी वजह से जो हमारा रूरल ट्रेडिशनल एग्रेरियन सोसाइटी थी उस पर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं. causing prolonged and widespread suffering among its constituents. Above all, the colonial policy of intensifying demands for land revenue and extracting as large as an amount as possible produced a veritable upheaval in Indian villages. ब्रिटिशर्स की जो डिमांड थी लैंड रेवेन्यू से वो काफ़ी ज़्यादा थी. ब्रिटिशर्स कोशिश करते थे कि जितनी ज़्यादा हम अमाउंट कलेक्ट कर सकते हैं, जितना ज़्यादा हम रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं हम करें. इससे जो वहाँ पे रहने वाले पीजेंट्स होते थे उन पे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होते थे, वो डेट में फंस जाते थे. इन बंगाल For example, in less than 30 years, land revenue collection was raised to nearly double the amount collected under the Mughals.
फॉर एग्ज़ाम्पल हम पर्टिकुलरली अगर बात करें बंगाल की, तो जो लैंड रेवेन्यू था वो डबल हो गया था एज़ कम्पेयर टू द मुगल्स. द पैटर्न वॉज रिपीटेड इन अदर ऑफ द कंट्री एज ब्रिटिश रूल स्प्रेड. यही पैटर्न हम देखते हैं कि अदर पार्ट ऑफ द कंट्री में भी फैलता है. एंड एग्रीवेटिंग द अनहैप्पीनेस ऑफ द फार्मर्स was the fact that not even a part of the enhanced revenue was spent on the development of agriculture or the welfare of the cultivator. जो फार्मर्स थे वो इस बात से तो परेशान थे ही कि लैंड रेवेन्यू इतना ज़्यादा है. उसके बाद क्या होता था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो सिर्फ चाहते थे कि हम लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करें पर एग्रीकल्चर में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं करें. तो ब्रिटिशर्स ने जो मनी कलेक्ट किया, एनहेंस रेवेन्यू जो उन्होंने लिया, उससे उन्होंने डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर पे कुछ ध्यान नहीं दिया, वेलफेयर ऑफ द कल्टिवेटर के लिए भी कोई स्टेप्स नहीं लिए. थाउजेंड्स ऑफ ज़मींदार्स एंड पॉलीगार्स. पॉलीगार्स हमने देखा यहाँ पे कि पॉलीगार्स होते हैं लैंडेड मिलिट्री मैग्नेट्स. ये वर्ड यूज़ किया जाता था साउथ इंडिया के लिए, तो ये आपके लिए प्रीलिम्स का पॉइंट है. Thousands of zamindars and polygars lost control over their land and its revenue either due to the extinction of their rights by the colonial state or by the forced sale of their rights over land because of their inability to meet the exorbitant land revenue demanded. जो ज़मींदार्स और पॉलीगार्स हैं उनका जो कंट्रोल होता है लैंड पे वो ख़त्म हो जाता है. रीज़न बीइंग कि उनसे जो उनके राइट्स हैं वो कॉलोनियल स्टेट्स ले लेते हैं, या फिर से उनको अपनी जो लैंड है वो फोर्सबली सेल करनी पड़ती है क्योंकि उनके ऊपर जो लैंड रेवेन्यू डिमांड है वो बहुत ज़्यादा थी. द प्राउड ज़मींदार्स एंड पॉलीगार्स रिसेंटेड दिस लॉस इवन मोर व्हेन दे वर डिस्प्लेस्ड बाय रैंक आउटसाइडर्स, that is government officials and the new men of money, merchants and money lenders. ज़मींदार और पॉलीगार्स इस बात से तो परेशान थे ही कि उनसे उनके लैंड राइट्स ले लिए जा रहे हैं, उनकी जो लैंड है उनसे कन्फिस्केट हो रही है. पर वो इस बात से भी परेशान थे कि जो उनकी जो रैंक थी, मतलब उनकी जो रिस्पेक्ट थी सोसाइटी में, या फिर से उनके पास जो मनी था वो किन के हाथ में जा रहा था, अब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के हाथ में जा रहा था. और जो मर्चेंट्स और मनी लेंडर्स हैं अब वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगे थे सोसाइटी में एज़ कम्पेयर टू ज़मींदार्स एंड पॉलीगार्स. Thus they also, the old chiefs who had lost their principalities, had personal scores to settle with the new rulers. तो इसलिए जो ओल्ड चीफ्स थे, ओल्ड चीफ्स वर्ड यूज़ किस लिए किया गया है, ज़मींदार्स और पॉलीगार्स के लिए. तो ये जो ज़मींदार्स और पॉलीगार्स हैं इनके खुद के कुछ पर्सनल रीज़न थे जिससे ये परेशान थे ब्रिटिशर्स से. Peasants and artisans, as we have seen earlier, had their own reasons to give up in arms and side with the traditional elite. Increasing demand for land revenue was forcing number of peasants into growing indebtedness or into selling their lands. हमने ये लास्ट चैप्टर में भी देखा था कि जो पीजेंट्स और आर्टिशियंस हैं इनको अब पेट्रोनेज देने वाले किंग्स नहीं रहे थे और जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ थी वो और ज़्यादा अवेलेबल नहीं थी, तो ये डेब्ट में फंसते जा रहे थे. The new landlords, bereft of any traditional paternalism towards their tenants, pushed up rents to ruinous heights and evicted them in case of non-payment. जो नए लैंडलॉर्ड्स आए उभर के, कौन, मर्चेंट्स और मनी लैंडर्स. जो नए लैंडलॉर्ड्स आए उनको कोई ट्रेडिशनल पैटर्नलिज्म पे बिलीफ नहीं था, मतलब वो टेनेंट्स के साथ कोई पर्सनल स्कोर्स नहीं थे, उनके कोई पर्सनल रिलेशन नहीं थे. देखो ज़मींदार जो थे वो पहले वाले लोग थे तो इनका तो पर्सनल रिलेशनशिप होता था, ये तरस खा जाते थे टेनेंट्स पे, ठीक है. बट जो नए लोग आए, कौन, मनी लैंडर्स और मर्चेंट्स, ये सिंपैथेटिक नहीं थे, इनका पैटर्नल एटीट्यूड नहीं था, फादरली एटीट्यूड नहीं था टूवर्ड्स टेनेंट्स. तो इन्होंने जो रेंट्स है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए और अगर कोई रेंट पे नहीं कर पाता था तो उसकी लैंड जो है इवेक्ट कर ली जाती थी, कन्फिस्केट कर ली जाती थी, ले ली जाती थी. द इकोनॉमिक डिक्लाइन ऑफ द पीजेंट्री वॉज रिफ्लेक्टेड इन 12 मेजर एंड न्यूमरस माइनर फेमाइंस फ्रॉम 1770 टू 1857. इसका एक असर हम देखने को मिलते हैं कि हमारी कंट्री में बहुत सारी फेमाइंस आती हैं बिटवीन 1770 टू 1857. The new courts and legal system gave a further fillip to the dispossessors of land and encouraged the rich to oppress the poor. जो नया सिस्टम आया कोर्ट्स का, लीगल सिस्टम जो था वो भी किसके साइड था, वो भी रिच पीपल के साइड था. फ्लॉगिंग, टॉर्चर एंड जेलिंग ऑफ द कल्टिवेटर्स फॉर एरियर्स ऑफ लेंट और लैंड रेवेन्यू और इंटरेस्ट ऑन डेट वर क्वाइट कॉमन. अगर कोई पर्सन लैंड रेवेन्यू को टाइम पे नहीं कर रहा या कोई कल्टिवेटर है वो नहीं पे कर पा रहा अपना डेट, तो उसकी जो लैंड है वो ले ली जाती थी. द ऑर्डनरी पीपल वर ऑल्सो हार्ड हिट बाय द प्रिवेलेंस ऑफ करप्शन एट द लोअर लेवल्स ऑफ द पुलिस, जुडिशरी एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन. जो ऑर्डनरी पीपल थे वो किस बात से भी परेशान थे कि जो प्रिवेलेंस था करप्शन का, कि करप्शन बहुत ज़्यादा उस टाइम पे प्रिवेलेंट थी पुलिस, जुडिशरी, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में, तो जस्टिस नहीं मिल पाती थी आम लोगों को.
द पिटी ऑफिशियल्स एनरिच देमसेल्स फ्रीली एट द कॉस्ट ऑफ द पुअर। जो ऑफिशियल्स थे वो उन्होंने अपने आप को किस तरीके से रिच किया, एट द कॉस्ट ऑफ द पुअर, गरीब लोगों को परेशान करके। द पुलिस लूटेड, ऑप्रेस्ड एंड टॉर्चर्ड द कॉमन पीपल एट विल। जो पुलिस थी वो बस सिंपैथेटिक नहीं थी, कॉमन पीपल के साइड नहीं थी। William Edwards, a British official, wrote in 1859 that the police was a scourge to the people and that their operation and executions from one of the chief grounds of disaffection with our government। एक ब्रिटिश ऑफिशियल ने एक बात लिखी थी कि जो पुलिस है उस टाइम पे वो बहुत ही ज़्यादा रुथलेसली बिहेव करती थी लोगों के साथ, मतलब पनिशमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोज करती थी, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो डिसअफेक्शन दिखाते थे टुवर्ड्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट। The ruin of Indian handicraft industries as a result of the imposition of free trade in India and levy of discriminatory tariffs against British goods in India pauperized millions of artisans। हमने जैसे कि लास्ट चैप्टर में देखा कि जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दी थी ब्रिटिशर्स ने, और उसके बाद ये क्या करते थे, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ्स लगाते थे। अगर कोई इंडिया का गुड ब्रिटेन में जाता है तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता था, जिसकी वजह से इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स की जो डिमांड है मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में, वो डिक्रीज़ हो जाती है। द मिजरी ऑफ द आर्टिशंस वॉज फर्दर कंपाउंडेड बाय द डिसअपीयरेंस ऑफ द ट्रेडिशनल पैट्रॉन्स एंड बायर्स, द प्रिंसेस, चीफ्स एंड जमींदार्स। एज वी सॉ अर्लियर कि क्या हुआ था, जो किंग्स एंड क्वींस थे वो इन लोगों को पेट्रोनेज देते थे, हैंडीक्राफ्ट्स पीपल को पेट्रोनेज देते थे। अब प्रिंस, चीफ्स और ज़मींदार्स की जो लैंड थी वो तो कन्फिस्केट कर ली थी इंग्लिशमैन ने, ब्रिटिशर्स ने, तो इनको पेट्रोनेज देने वाला कोई नहीं था। दिस इज़ हाउ द होल इकोनॉमिक सिस्टम इन द कंट्री गॉट डिटोरेटेड। The scholars in priestly classes were also active in inciting hatred and rebellion against foreign rule। जो स्कॉलर और प्रीस्टली क्लास थी उन्होंने भी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया फॉरेन रूल के अगेंस्ट। द ट्रेडिशनल रूलर्स एंड रूलिंग एलाइट हैड फाइनेंशियली सपोर्टेड स्कॉलर्स, रिलीजियस प्रीस्ट, पंडित्स एंड मौलवीज एंड मेन्स ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। अब इन लोगों को क्या परेशानी थी, स्कॉलर्स और प्रीस्टली क्लास को, कि इनको पेट्रोनेज देने वाले ट्रेडिशनल रूलर्स, रूलिंग क्लास तो रही नहीं थी। With the coming of the British and the ruin of the traditional landed and bureaucratic elite, their patronage came to an end and all those who had depended on it were impoverished। जो भी लोग डिपेंडेंट थे रूलिंग क्लास पे, किंग्स एंड क्वींस पे, जब किंग्स एंड क्वींस ही नहीं रहे तो एक डायरेक्ट इम्पैक्ट देखने को मिलता है कि जो इन पे डिपेंडेंट क्लासेस थी, चाहे वो आर्टिशंस हो या स्कॉलर और प्रीस्ट क्लास हो, ये सब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट होने लगे। Another major cause of the rebellions was the very foreign character of British rule। Like any other people, the Indian people too felt humiliated at being under a foreigner's heel। This feeling of hurt pride inspired efforts to expel the foreigner from their lands। एक और मेजर रीज़न ये भी था कि ब्रिटिश हम पर रूल कर रहे हैं, ये लोगों के आत्मसम्मान को हर्ट करता था, लोगों को शर्म आती थी, ह्यूमिलेटेड फील करते थे वो कि वो किसी फॉरेनर के अंडर हैं। एंड दैट इज़ वाई जब रिवॉल्ट स्टार्ट होता है या सिविल रेबिलियंस जो होते हैं उसमें लोग बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करते हैं टू गेट रिड ऑफ देयर कंट्री फ्रॉम ब्रिटिश रूल। The civil rebellions began as British rule was established in Bengal and Bihar, and they occurred in area after area it was incorporated into colonial rule। ऑल्दो सिविल रेबिलियन स्टार्ट होता है, ब्रिटिश रूल जो जहाँ पे सबसे पहले इम्पैक्ट होता है वहीं पे स्टार्ट होता है। फॉर एग्जांपल बंगाल और बिहार में सबसे पहले हम सिविल रेबिलियंस देखते हैं, बट आगे बढ़ते बढ़ते हम देखते हैं कि जो सिविल रेबिलियंस है हर जगह पे होते हैं जहाँ पे ब्रिटिश रूल जाता है। देयर वाज हार्डली अ ईयर विदाउट आर्म्ड opposition or a decade without a major armed rebellion in one part of the country or the other। कोई ऐसा साल नहीं होता था जहाँ पे आर्म्ड अपोजिशन ना हो, या फिर से कोई ऐसी डिकेड नहीं होती थी जहाँ पे एक मेजर आर्म्ड रेबिलियन अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स ना देखने को मिले हमें। फ्रॉम 1763 टू 1856 बहुत सारे मेजर रिवॉल्ट्स होते हैं, मेजर रेबिलियंस होते हैं। डिस्प्लेस्ड पीजेंट्स एंड डीमोबिलाइज्ड सोल्जर्स ऑफ बंगाल लेड बाय रिलीजियस मॉन्क्स एंड डिस्पोजेस्ड ज़मींदार्स वर द फर्स्ट टू राइज अप इन द सन्यासी रेबिलियन। सबसे पहले हम देखते हैं सन्यासी रेबिलियन में जो ज़मींदार्स हैं और मॉन्क्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। सन्यासी रेबिलियन के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, बंकिम चंद्र चटर्जी की बुक की नॉवल आनंद मठ से। तो ये बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी नॉवल आनंद मठ में कौन से रेबिलियन के बारे में डिस्क्राइब किया है। सो द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन वो सन्यासी रेबिलियन के बारे में उन्होंने डिस्क्राइब किया है। सन्यासी रेबिलियन का अगर हम टाइम पीरियड देखें तो वो 1763 टू 1800 है। इट वॉज फॉलोड बाय द चुअर अपराइजिंग। चुअर अपराइजिंग कहाँ पे हुई थी, बंगाल और बिहार में हुई थी फ्रॉम 1766 टू 1772। एंड देन अगेन फिर दोबारा होती है ये अपराइजिंग 1795 टू 1816। ऐसा नहीं है कि यही दो मेजर रेबिलियंस थे, इसके अलावा और भी मेजर रेबिलियंस हमें देखने को मिले ईस्टर्न इंडिया में, जैसे कि रंगपुर और दिनाजपुर में, बिष्णुपुर और बीरभूम में, उड़ीसा ज़मींदार्स ने भी किया, संबलपुर में भी हुए।
यहाँ पे आपके लिए 2 ही रेबिलियन इंपॉर्टेंट है, सन्यासी रेबिलियन और चोर अपराइजिंग। बाकी के रेबिलियंस आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि ये किसके बाद हुए थे, इनका टाइम फ्रेम क्या है, दैट्स इट। In South India, the Raja of Vizianagaram revolted in 1794, the polygars of Tamil Nadu during the 1790s, of Malabar and coastal Andhra during the first decade of the 19th century, of Parliamedi during 1813 to 1814, Devanvelu Thampi of Travancore organized a heroic revolt in 1815। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। देवनवेलु थम्पी जो है उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था त्रवनकोर में एक रिवॉल्ट 1805 में। Mysore peasants too revolted in 1830s. There were major uprising in विशाखापट्टनम, गंजम एंड कुर्नूल। हम देखते हैं कि पूरी कंट्री में जो रिवॉल्ट्स हैं, सिविल रेबिलियंस हैं, वो अलग अलग टाइम पीरियड पे होते हैं। लास्ट पेज पे हमने देखा था सन्यासी रेबिलियन वाज इंपॉर्टेंट एंड चोर अपराइजिंग वाज इंपॉर्टेंट। इस पेज पे देवनवल्लू थम्पी ने जो त्रवनकोर में हीरोइक रिवॉल्ट किया था वो 1805 में किया था। दिस इज इंपॉर्टेंट। लेट्स सी फर्दर। In Western India, the chiefs of Saurashtra rebelled repeatedly from 1816 to 1832. The Kolis of Gujarat did the same during 1824 to 1828, 1839 and 1849. Maharashtra was in a perpetual state of revolt after the final defeat of the Peshwa. Prominents were the Bhil uprisings from 1818 to 1831, Kittur uprising led by Chinnava in 1824, the Satara uprising 1841 and the revolt of the Gadkaris in 1844. For you to remember is Kittur uprising led by Chinawa in 1824. इसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारी अपराइजिंग हुई थी, सतारा में हुई थी, गडकरीज ने भी करी थी। आपको थोड़ा सा बस टाइम फ्रेम पता होना चाहिए, दैट्स इट। North India was no less turbulent. The present states of Western UP and Haryana rose up in arms in 1824. नॉर्थ इंडिया में भी हमें टर्बुलेंस देखने को मिलती है। हमने इससे पहले देखा कि साउथ इंडिया में भी टर्बुलेंस थी। जो सिविल रेबिलियंस है हमें पूरे इंडिया में देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल अलीगढ़ में, जबलपुर में, बिलासपुर में, खंडेश में। जो सेकेंड पंजाब वॉर था जो 1848 टू 1849 में हुआ, वो भी एक तरीके के सिविल रेबिलियन का ही टाइप था। These almost continuous rebellions were massive in their totality but were wholly local in their spread and isolated from each other. अगर हम बात करें इन रेबिलियंस की, सिविल रेबिलियंस की, तो ये अलग अलग हिस्सों पे होते थे, अलग अलग टाइम पीरियड में होते थे। इनका इम्पैक्ट एक जगह का दूसरी जगह पे देखने को नहीं मिलता था। दैट मीन्स कि कोई भी कंसोलिडेटेड स्टेप नहीं था। ये जो सिविल रेबिलियंस हुए हैं, कोई भी कंसोलिडेटेड स्टेप नहीं था। लोकल रीजंस होते थे, लोकल स्प्रेड होता था। They were the result of local causes and grievances and were also localized in their effects. So it is over here written कि local causes और grievances होते थे और local ही effect देखने को मिलता था। They often bore the same character not because they represented national or common efforts but because they represented common conditions though separated in time and space. कॉमन हमें पर देखने को मिलता है कि एक सेम ही रीज़न था कि सब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ही फाइट कर रहे हैं, चाहे अलग जगह पे कर रहे हैं, अलग तरीके से कर रहे हैं। Socially, economically, and politically, the semi-feudal leaders of these rebellions were backward-looking and traditional in outlook. They still lived in the old world, blissfully unaware and oblivious of the modern world, which had knocked down the defenses of their society. जो सेमी फ्यूडल लीडर्स थे वो बैकवर्ड लुकिंग और ट्रेडिशनल सोच के थे। वो जो मॉडर्न वर्ल्ड जो इम्पोज करना चाहते थे ब्रिटिशर्स, वो उससे कम्प्लीटली अनअवेयर थे। Their resistance represented no societal alternative. It was centuries old in form and ideological and cultural content. Its basic objective was to restore earlier forms of rule and social relations. जो सेमी फ्यूडल लीडर्स थे वो क्या करना चाहते थे, रिस्टोर करने चाहते थे पुराने रूल्स और सोशल रिलेशंस को। सच बैकवर्ड लुकिंग एंड स्कैटर्ड, स्पॉर्डिक एंड डिसयूनाइटेड अपराइजिंग्स वर इनकेपेबल ऑफ फेंडिंग ऑफ और ओवरथ्रोइंग फॉरेन रूल। ये जो बैकवर्ड लुकिंग और स्कैटर्ड जो इनके स्टेप्स थे, अपराइजिंग्स थी, कभी कहीं हो रही है, कभी कहीं हो रही है, ये फॉरेन रूल को ओवरथ्रो करने में सक्षम नहीं थी। द ब्रिटिश सक्सीडेड इन पेसिफाइंग द रेबल्स एरियाज वन बाय वन। जो ब्रिटिश हैं वो सक्सीड हो जाते हैं रेबल एरियाज को थ्रो अप करने में एक के बाद एक। दे ऑल्सो गिव कंसेशंस टू द लेस फायरी रेबल चीफ्स एंड जमींदार्स इन द फॉर्म ऑफ री इंस्टेटमेंट, द रिस्टोरेशन ऑफ दिस एस्टेट्स and reduction in revenue assessment so long as they agree to live peacefully under allied authority. The more recalcitrant ones were physically wiped out. For example, Velu Thampi was for example publicly hanged even after he was dead. तो ब्रिटिशर्स ने इन सिविल रेबिलियंस को डील करने के लिए कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी अपनाई। जहाँ पे लोग आसानी से मान जाते थे वहाँ पे ब्रिटिशर्स कहते थे कि तुम पीसफुली रहो अंडर अलाइन रूल, अलाइन अथॉरिटी, अंडर ब्रिटिशर्स तुम आराम से रहो, हम तुम्हारी ज़मींदारी वापस कर देते हैं, हम तुमको तुम्हारे एस्टेट्स दे देते हैं, पर तुम हमें रेवेन्यू असेसमेंट देते रहना। पर जो लोग नहीं मानते थे, फॉर एग्जांपल वेलू थम्पी जो फाइट कर रहे थे अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, उनके साथ स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाते थे।
The suppression of the civil rebellions was a major reason why the revolt of 1857 did not spread to South India and most of the eastern and western India. Civil rebellions का जो सप्रेशन हुआ था वो बहुत रुथलेस तरीके से हुआ था, जिसकी वजह से जो साउथ इंडिया है, ईस्टर्न और वेस्टर्न इंडिया, वो पार्टिसिपेट नहीं करते रिवोल्ट ऑफ 1857 में, क्योंकि उनको होता है कि ब्रिटिशर्स इसको भी सप्रेस कर देंगे. The historical significance of these civil uprisings lies in the fact that they established strong and valuable local traditions of resistance to British rule. The Indian people were to draw inspiration from these traditions in the later nationalist struggle for freedom. इनका जो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है वो ये है कि इन्होंने हेल्प किया आगे नेशनल स्ट्रगल के लिए एक बेस प्रोवाइड करने के लिए. इन्होंने इंस्पिरेशन दी आगे आने वाले लीडर्स को. The tribal people spread over a large part of India, organized hundreds of militant outbreaks and instructions during the 19th century. जो ट्राइबल पीपल थे वो हमारी कंट्री के लार्ज पार्ट में फैले हुए थे. उन्होंने मिलिटेंट आउटब्रेक्स और इंस्ट्रक्शंस करे 19th सेंचुरी में. These uprisings were marked by immense courage and sacrifice on their part and brutal suppression and veritable butchery on part of the rulers. ये जो uprisings थी इसमें हम इनका courage और sacrifices देखते हैं. The tribals had caused to be upset for a variety of reasons. जो ट्राइबल पीपल थे वो बहुत सारे रीजंस से परेशान थे, जिसकी वजह से उन्होंने मिलिटेंट आउटब्रेक्स करे. तो अब हम उन रीजंस को जानेंगे. The colonial administration ended their relative isolation and brought them fully within the ambit of colonialism. जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन था, गवर्नमेंट जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट जो हमारी कंट्री में एडमिनिस्ट्रेशन कर रही थी, उसकी वजह से ट्राइबल्स का आइसोलेशन ख़त्म हो गया. ब्रिटिशर्स के आने से पहले जो ट्राइबल्स थे वो आइसोलेटेड रहते थे. उनका अपना ही एक सिस्टम था अपने आप को रन करने का, ट्राइबल सोसाइटी को रन करने का, वो एंड हो गया था. इट रिकोगनाइज द ट्राइबल चीफ्स एज जमींदार्स एंड इंट्रोड्यूस अ न्यू सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड टैक्सेशन ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट्स. जो नया सिस्टम आया कॉलोनियलिज्म की वजह से, उसमें क्या हुआ कि जो ट्राइबल पीपल है उनको ज़मींदार्स की तरह एक्ट करना होता था और लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था उनसे. ट्राइबल प्रोडक्ट्स पे टैक्सेस भी लगते थे. इट एनकरेज द इन्फ्लक्स ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज इन टू द ट्राइबल एरियाज. ट्राइबल एरियाज में क्रिश्चियन मिशनरीज आने लगे, जिससे इनके रिलीजन को भी खतरा होने लगा. Above all, it introduced a large number of moneylenders, traders, and revenue farmers as middlemen among the tribals. बहुत सारे मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स आ जाते हैं ट्राइबल सोसाइटी में, जो मिडल मैन का काम करते हैं. और ये मिडल मैन ही एक मेन रीज़न थे जिसकी वजह से ट्राइबल इकोनॉमी एक्सप्लॉइट हुई. The middlemen were outsiders who increasingly took possession of tribal lands and ensnared the tribals in a web of debt. जो ये मिडल मैन थे ये आउटसाइडर्स थे जो पोजेशन ले लेते थे ट्राइबल लैंड्स का, ट्राइबल लैंड्स को एक्वायर कर लेते थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो ट्राइबल्स हैं वो डेट ट्रैप में फंस गए, कर्ज में फंसते गए. The tribal people increasingly lost their lands and were reduced to the position of agricultural laborers, sharecroppers, and rack-rented tenants on the land they had earlier brought under cultivation and held on a communal basis. ट्राइबल पीपल के पास जो पहले लैंड होती थी वो एक साथ, मतलब एक जो ग्रुप होता था वो पूरा का पूरा ग्रुप एक लैंड को वो करता था, ओन करता था. बट जब ब्रिटिशर्स आए तो क्या हुआ कि जो ट्राइबल पीपल है इनसे इनकी लैंड ले ली गई और ये ट्राइबल पीपल एग्रीकल्चरल लेबर, शेयर क्रॉपर्स और रैक रेंटेड टेनेंट्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो गए. सो बेसिकली जो लोग पहले एक लैंड को एक्वायर कर रहे थे उनको आपने रेंट पे, उन लोगों को आपने लैंड जो है रेंट पे देनी स्टार्ट कर दी, मतलब कि उनको एग्रीकल्चर लेबरर्स में कन्वर्ट कर दिया. डेट मीन्स पीपल हु वर वेरी मच पावरफुल अर्लियर वर लेफ्ट विद वेरी मच लेस अमाउंट टू स्पेंड देयर लाइफ. Colonialism also transformed their relationship with the forest. Colonialism ने ट्रांसफॉर्म किया जो रिलेशनशिप था फॉरेस्ट के साथ ट्राइबल्स का. They had depended on the forest for food, fuel and cattle feed. जो ट्राइबल्स थे वो किस पे डिपेंडेंट थे, फॉरेस्ट पे, फूड के लिए, फ्यूल के लिए, कैटल को जो फूड देना होता था उसके लिए. वो प्रैक्टिस करते थे शिफ्टिंग कल्टिवेशन को झूम और पोडू भी कहते हैं. टेकिंग recourse to fresh forest lands when their existing lands showed signs of exhaustion. आई होप सबको शिफ्टिंग कल्टिवेशन पता होगा क्या होता है. शिफ्टिंग कल्टिवेशन में बेसिकली ये होता है कि पहले एक लैंड को यूज़ करते हैं, जब वो लैंड उपजाऊ नहीं रहती तो उस लैंड को छोड़ देते हैं और उसको बर्न कर देते हैं. कुछ सालों बाद वो दोबारा उसी लैंड पर आ जाते हैं जब वो मतलब फूड देने के लायक होती है, एग्रीकल्चर के लायक होती है. सो जो ट्राइबल्स हैं वो प्रैक्टिस कर रहे होते थे शिफ्टिंग कल्टिवेशन. द कॉलोनियल गवर्नमेंट चेंज ऑल दिस, बट कॉलोनियल गवर्नमेंट ने सबको चेंज कर दिया. इट सर्व द फॉरेस्ट लैंड्स एंड प्लेस रिस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सेस टू फॉरेस्ट लैंड्स एंड विलेज कॉमन लैंड्स. इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाई फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स पे, फॉरेस्ट लैंड पे, कि जो ट्राइबल्स हैं वो नहीं एक्वायर करेंगे अब फॉरेस्ट को, और जो फॉरेस्ट की लैंड या विलेज की जो कॉमन लैंड है अगर वो उसको यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए उनको टैक्सेस पे करेंगे. इट रिफ्यूज़ टू लेट कल्टिवेशन शिफ्ट टू न्यू एरियाज. जो न्यू कॉलोनियल गवर्नमेंट आई उन्होंने रिफ्यूज़ किया कि आप कल्टिवेशन शिफ्ट नहीं कर सकते और एरियाज़ में.
Oppression and extortion by policemen and other petty officials further aggravated distress among the tribals. Oppression, पुलिसमैन के द्वारा extortions और उनका ruthless behavior और ज़्यादा distress लाने लगा tribals में. The revenue farmers and government agents also intensified and expanded the system of begar, making the tribals perform unpaid labor. जो रेवेन्यू फार्मर्स थे, गवर्नमेंट के एजेंट्स थे, इन्होंने क्या किया, सिस्टम इंट्रोड्यूस किया बेगार का. बेगार का मतलब होता है कि आप वर्क कर रहे हो किसी के पास पर आपको उसके लिए पे नहीं किया जाएगा. तो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने अनपेड लेबर का कंसेप्ट लेकर आए, जिससे भी जो ट्राइबल सोसाइटी है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा. ऑल दिस डिफर्ड इन इंटेंसिटी फ्रॉम रीजन टू रीजन. ये सारा कंट्री में हो तो रहा था बट हर जगह पे इसकी इंटेंसिटी अलग थी. But the complete disruption of the old agrarian order of the tribal communities provided the common factor for all the tribal uprisings. पर एक मेजर जो बेस रीज़न बना सब जगह पे ट्राइबल अपराइजिंग्स का वो ये था कि ओल्ड एग्रेरियन ऑर्डर जो था, एग्रीकल्चर सिस्टम था, वो डिस्ट्रॉय हो गया था. These uprisings were broad based involving thousands of tribal, often the entire population of a region. ये जो ट्राइबल अपराइजिंग्स होती हैं इनमें बहुत सारे ट्राइबल्स पार्टिसिपेट करते हैं, थाउजेंड्स ऑफ ट्राइबल्स पार्टिसिपेट करते हैं. The colonial intrusion and the triumvirate of trader, moneylender, and revenue farmer in sum disrupted the tribal identity to a lesser or greater degree. So basically, ट्राइबल्स को परेशान करने वाले तीन लोग थे, ट्रेडर्स, मनी लेंडर्स एंड रेवेन्यू फार्मर्स. इन तीनों ने मिलकर जो ट्राइबल आइडेंटिटी है उसको बहुत ज़्यादा खतरे में डाला. इनफैक्ट एथनिक टाइज वर अ बेसिक फीचर ऑफ द ट्राइबल रेबिलियंस. The rebels saw themselves not a discrete class but as having a tribal identity. कहीं पे भी ट्राइबल रिवॉल्ट होता था, ट्राइबल अपराइजिंग्स होती थी, तो दूसरे वाले ट्राइबल जो होते थे वो भी सपोर्ट करते थे, बिकॉज वो अपने आप को पहले ट्राइबल मानते थे. ये नहीं सोचते थे कि दूसरी ट्राइब है, हम दूसरी ट्राइब है. अगर वो ट्राइबल्स थे तो वो सब एक साथ आके लड़ते थे. एट दिस लेवल द सॉलिडारिटी शोन वॉज ऑफ अ वेरी हाई ऑर्डर. तो जो इनके बीच में सॉलिडारिटी थी, एकजुटता थी, वो बहुत ज़्यादा थी. फेलो ट्राइबल्स वर नेवर अटैक्ड अनलेस दे हैड कोलैबोरेटेड विद द एनिमी. दूसरी ट्राइब्स पर अटैक नहीं किया जाता था जब तक वो एनिमी के साथ कोलैबोरेट ना करें. अगर वो एनिमी के साथ कोलैबोरेट करें, ब्रिटिशर्स का साथ दे रहे हैं या फिर से मनी लेंडर ट्रेडर्स का साथ दे रहे हैं, तो उन पर अटैक करा जाता था. अदरवाइज विदाउट एनी रीज़न दूसरी ट्राइब्स पर अटैक नहीं किया जाता था. एट द सेम टाइम नॉट ऑल आउटसाइडर्स वर अटैक्ड एज एनिमीज. सभी आउटसाइडर्स पर अटैक नहीं किया जाता कि सभी आउटसाइडर्स एनिमीज हैं. ऑफन देयर वाज नो वायलेंस अगेंस्ट दी नॉन ट्राइबल पुअर. जो नॉन ट्राइबल पुअर थे, देखो ट्राइबल नहीं थे और पर गरीब लोग थे जो ट्राइबल विलेजेस में रहते थे, वो किसी काम के लिए, जैसे कि लोहार थे, कारपेंटर्स थे, पोर्टर्स थे, वीवर्स थे, बार्बर्स थे, इन पे अटैक नहीं किया जाता था. दे वर नॉट ओनली स्पेयर्ड बट वर सीन एज एलाइज. इनको दुश्मन तो माना ही नहीं जाता था, इनके साथ कुछ गलत व्यवहार भी नहीं किया जाता था, बल्कि इनको दोस्त की तरह देखा जाता था कि इन सपोर्ट ये हमारे साथ आएंगे अगर हम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कोई भी एक्शन लेते हैं तो. इन मैनी केसेस द रूरल पुअर फॉर्म्ड अ पार्ट ऑफ द रेबिलियस ट्राइबल बैंड. जो रूरल पुअर थे उन्होंने ट्राइबल बैंड्स का साथ दिया. The rebellions normally began at the point where the tribals felt so oppressed that they felt that they had no alternative but to fight. Rebellion शुरू जब हो जाता तब जब ट्राइबल्स को लगता था अब उनके पास कोई भी चारा नहीं बचा लड़ने के अलावा और बहुत ही ज़्यादा उनके साथ ऑपरेशन हो रहा है जो सहने लायक नहीं है. This often took the form of spontaneous attacks on outsiders and looting their property and expelling them from their villages. This led to clashes between the colonial authorities. When this happened, the tribals began to move towards armed resistance and elementary organizations. तो जो ट्राइबल्स थे वो अटैक करते थे अथॉरिटीज़ पे, कॉलोनियल अथॉरिटीज़ से, जिसकी वजह से इनके बीच में क्लैशेस हो जाते थे. Often religious and charismatic leaders, Masihas, emerged at this stage and promised divine intervention and an end to their suffering at the hands of the outsiders and asked their fellow tribals to rise and rebel against foreign authorities. फेलो जो लीडर्स आते हैं, जो ट्राइबल्स में से ही एक लीडर इमर्ज हो गया आता है, वो अपने आप को कहते हैं मैं मसीहा हूँ, मुझको तो भगवान ने भेजा है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा फॉरेन रूलर्स के अगेंस्ट फाइट करने में. मोस्ट ऑफ दीज लीडर्स क्लेम टू डिराइव देयर अथॉरिटी फ्रॉम गॉड. जितने भी लीडर्स आए थे उनमें से ज़्यादातर जो लीडर्स थे वो कहते थे कि हमें अथॉरिटी मिली है गॉड से. दे ऑफन क्लेम that they possessed magical powers, for example the power to make enemies bulletin ineffective. Filled with hope and confidence, the tribal masses tended to follow these leaders to the very end. ये जो लीडर्स आए उन्होंने बोला कि हमें गॉड ने मैजिकल पावर्स दिए हैं, और इन्होंने जो लीडर्स थे इन्होंने होप कॉन्फिडेंस बिल्ड किया ट्राइबल मासेस में. द वॉरफेयर बिटवीन द ट्राइबल रेबल्स एंड द ब्रिटिश आर्म फोर्सेस वॉज टोटली अनइक्वल. आप सोच सकते हो, एक तरफ ट्राइबल्स है जिनके पास पुराने ज़माने के स्टोन, एक्सेस, स्पीयर्स, बोज, एरोज थे लड़ने के लिए,
और इनके पास कोई ऐसा मतलब कोई कमांड भी नहीं थी, कोई पर्टिकुलरली लीडर भी नहीं था या कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। एक तरफ तो ये लड़ रहे थे और दूसरी तरफ थी ब्रिटिश की आर्म्ड फोर्सेस जिनके पास अप टू डेट वेपन्स थे। तो ऑफकोर्स जब भी फाइट होती थी तो बहुत सारे जो ट्राइबल्स हैं वो मर जाते थे। द ट्राइबल्स डाइड इन लैक्स इन दिस इन अनइक्वल वॉरफेयर। Among the numerous tribal revolts, the Santhal Hul or uprising was the most massive. Okay, there comes the important part of this chapter. अब तक हमने देखा था वो बेसिक जनरल पॉइंट्स थे, अब हम एक पर्टिकुलरली ट्राइबल रिवॉल्ट के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम है संथाल अपराइजिंग। ये आपके प्रीलिम्स के इंपॉर्टेंट है। द संथाल्स हु लिव इन द एरिया बिटवीन भागलपुर एंड राजमहल नॉन एज दमन हेको रोज इन रिवॉल्ट मेड अ determined attempt to expel the outsiders, the Dikus, and proclaim the complete annihilation of the Align Rhyme. संथाल अपराइजिंग बिगेन कहाँ हुई थी? भगलपुर राजमहल में हुई थी। इस पर्टिकुलर रीजन को जहाँ पे संथाल राइजिंग बिगेन होती है उसको दमन को कहते हैं। ओके, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू। एंड ये संथाल अपराइजिंग थी किसके अगेंस्ट? आउटसाइडर्स के अगेंस्ट। आउटसाइडर्स के लिए वर्ड यूज किया गया है दिकूज। द सोशल कंडीशंस विच ड्रॉव देम टू इंस्ट्रक्शन वर डिस्क्राइब्ड बाय अ कंटेम्प्रेरी इन द कलकत्ता रिव्यू एज फॉलोज। इसको डिस्क्राइब किया है किसी ने। Zamindars, the police, the revenue, and the court alas have exercised a combined system of extortions, oppressed excavations, forcible dispossession of property, abuse, and personal violence, and a variety of petty tyrannies upon the timid and yielding Santhals. High interest on loans of money ranging from 50 to 500%, false measures at the hall and the market, willful and uncharitable trespass by the rich by means of their untethered teeth, untethered cattle, tattoos, ponies, and even elephants on the growing crops of the poorer race and such like illegalities have been prevalent. तो इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जो ट्राइबल्स हैं उनके साथ एक्सटॉर्शंस किए जाते थे और इनसे फोर्सिबली उनकी लैंड ले ली जाती थी। इनके साथ पर्सनली वायलेंस होता था, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज किया जाता था उस मनी पे जो ये मतलब जो ये इंटरेस्ट पे मनी लेते थे उस पर बहुत ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट था। सो ऑल दिस एक्सप्लेन्स कि जो संथाल्स थे उन पे बहुत ज़्यादा ऑपरेशन हो रहा था बाय द आउटसाइडर्स, बाय द दिकूज। द संथाल्स कंसीडर द दिकूज एंड द गवर्नमेंट सर्वेंट्स मॉरली करप्ट, बीइंग गिवन टू बेगरी, स्टेलिंग, लाइंग एंड ड्रंकनेस। संथाल्स मानते थे कि जो आउटसाइडर्स हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, ये बहुत ज़्यादा करप्ट हैं। बाय 1844 द ट्राइबल हेड्स, द मजीज एंड प्रेगनाइट्स हैड बिगन to meet and discuss the possibility of the revolting. Stray cases of robbing of zamindars and moneylenders began to occur. तो 1854 के अराउंड क्या होता है कि जो संथाल के ट्राइबल हेड्स होते हैं ये स्टार्ट कर देते हैं छोटी छोटी सी कहीं कहीं पे इंसिडेंट्स हमें देखने को मिलते हैं रॉबिंग के, चोरी के। द ट्राइबल लीडर्स कॉल्ड एन असेंबली ऑफ नियरली 6000 संथाल्स रिप्रेजेंटिंग 400 विलेजेस. On 30th June 1855, it was decided to raise the banner of revolt, get rid of the outsiders and their colonial masters once and for all. The Ashan and Salyug, the reign of truth and justice. तो 30th जून 1855 को बहुत सारे संथाल्स इकट्ठे होते हैं, अराउंड 6000 संथाल्स इकट्ठे होते हैं 400 गाँव से, और ये कहते हैं कि अब हम एक ही बारी में कुछ ऐसा स्टेप लेंगे कि जो आउटसाइडर्स हैं उनको हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया जाए और हम अपने यहाँ पे सतयुग को इस्टेब्लिश करें। द संथाल्स बिलीव दैट देयर एक्शंस हैड द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। संथाल्स का मानना था कि जो उनके एक्शंस हैं उन पे भगवान का आशीर्वाद है। सिद्धू और कन्हू जो इनके लीडर्स बनकर आए थे उन्होंने क्लेम किया कि ठाकुर गोड हैड कम्युनिकेटेड विद देम एंड टोल्ड देम टू टेक अप आर्म्स एंड फाइट फॉर इंडिपेंडेंस। इन दोनों ने बोला कि भगवान ने हमको कम्युनिकेट किया है कि तुम आर्म्स लो और अपनी फाइट करो इंडिपेंडेंस के लिए। सिद्धू टोल्ड द अथॉरिटीज़ इन ए प्रोक्लेमेशन। फॉर एग्जाम्पल, सिद्धू ने बोला अथॉरिटीज़ को, द ठाकुर हैज़ ऑर्डर्ड मी सेइंग दैट द कंट्री इज़ नॉट साहिब्स, द ठाकुर हिमसेल्फ विल फाइट, देयरफॉर यू साहिब एंड सोल्जर्स विल फाइट द ठाकुर हिमसेल्फ। तो सिद्धू ने बोला ब्रिटिशर्स को कि भगवान खुद आके तुमसे फाइट करेंगे, ऐसा मुझे भगवान ने कहा है। द लीडर्स मोबिलाइज द संथाल मैन एंड वुमेन बाय ऑर्गेनाइजिंग ह्यूज प्रोसेशन थ्रू द विलेजेस एक्कम्पनीड बाय ड्रमर्स एंड अदर म्यूजिशियंस। तो बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में जो संथाल्स हैं वो इस रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। The leaders rode on horse and elephants and palkis. Soon nearly 60,000 संथाल्स had been mobilized. Around 60,000 संथाल्स जो हैं इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, forming bands of 1500 to 2000 but rallying in many thousands at the call of drums on particular occasions. They attacked the Mahajans and Zamindars and their houses, police stations, railway construction sites, the dark post, that is carrier services. In fact, all symbols of the exploitation and colonial power. जो संथाल रेबिलियन है उसमें हम देखते हैं कि जो भी पॉलिटिकल पावर दिखा रहा था, जो भी कोई इंस्टीट्यूशन था उसमें कॉलोनियल पावर थी, तो उसको डिस्ट्रॉय किया गया। फॉर एग्जांपल पुलिस स्टेशंस को, रेलवे साइट्स को,
महाजन्स और ज़मींदार्स पे भी अटैक किया गया। द संथाल इंस्ट्रक्शन वॉज हेल्ड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ नॉन ट्राइबल एंड पुअर दिक्कूज। संथाल रेबिलियन में हेल्प करी नॉन ट्राइबल और पुअर्स ने। दिक्कूज, पुअर दिक्कूज कौन थे? आउटसाइडर्स थे पर वो गरीब थे, तो उन्होंने हेल्प करी ट्राइबल्स की, संथाल्स की। फॉर एग्जाम्पल ग्वालाज मिल्कमैन एंड अदर हेल्प द रेबल्स विद प्रोविजन एंड सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल ग्वालाज मिल्कमैन ने करी, लोहार्स ने करी। Once the government realized the scale of the rebellion, it organized a major military campaign against the rebels. जैसे गवर्नमेंट को रियलाइज़ हुआ कि ये जो रेबिलियन है ये तो बहुत लार्ज स्केल पे है, तो उन्होंने मिलिट्री कैंपेन लॉन्च करी इनके अगेंस्ट। इट मोबिलाइज टेंस ऑफ रेजिमेंट्स अंडर द कमांड ऑफ अ मेजर जनरल, डिक्लेयर्ड मार्शल लॉ। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने क्या किया? मार्शल लॉ डिक्लेयर करा अफेक्टेड एरियाज़ में, और रिवॉर्ड रखा 10,000 तक का अगर कोई इनके लीडर्स को अरेस्ट करता है तो। द रेबिलियंस वर क्रश्ड रूथलेसली। जो रेबिलियन थे इसको बहुत ब्रूटली क्रश किया गया, दबाया गया। मोर देन 15,000 संथाल्स वर किल्ड वाइल्स टेंस ऑफ विलेजेस वर डिस्ट्रॉयड। सिद्धू को बिट्रे किया गया था तो इसको कैप्चर कर लिया और किल किया गया, वाइल जो कन्हू था उसको अरेस्ट करा गया था। एंड द राजमहल हिल्स वर ड्रेंच्ड विद द ब्लड ऑफ द फाइटिंग संथाल पीजेंट्री। बहुत लार्ज स्केल पे जो संथाल्स थे उनकी डेथ हो गई थी फाइट करते हुए। वन टिपिकल इंस्टेंस ऑफ द हीरोइज्म ऑफ संथाल रेबिलियंस हैज़ बीन नरेटेड। ये किसी ने नरेट किया कि एक संथाल रेबिलियन का जो इंसिडेंट नरेट किया है कि किस तरीके से ये जो लोग थे ये हीरोइज्म दिखा रहे थे, किस तरीके से ये जो लोग हैं अपनी कंट्री के लिए फ़ाइट करते हैं। आई शेल डिस्क्राइब ब्रीफली 3 अदर मेजर ट्राइबल रेबिलियंस। 3 और ट्राइबल रेबिलियंस इस चैप्टर में डिस्क्राइब करे गए हैं। द सेकेंड वन इज़, फर्स्ट तो आपका संथाल हो गया। द सेकेंड वन इज द कोल्स ऑफ छोटा नागपुर रेबल्ड फ्रॉम 1820 टू 1837। यू शुड ट्राई टू रिमेंबर द टाइम पीरियड। कोल्स ने कब किया? कोल्स ऑफ छोटा नागपुर ने 1820 टू 1837 में किया। थाउजेंड्स ऑफ देम वर मैसेकर्ड बिफोर ब्रिटिश अथॉरिटी कुड बी रीइम्पोज्ड। बहुत सारे लोगों की इसमें भी डेथ हुई। द हिल ट्राइब्समैन ऑफ रंपा इन कोस्टल आंध्रा रिवोल्टेड इन मार्च 1879। हिल ट्राइब्समैन जो रंपा एरिया के थे आंध्रा के, उन्होंने भी फाइट किया 1879 में। The authorities had to mobilize regiments of infantry, a squadron of cavalry, and 2 companies of sappers and miners before the rebels, numbering several thousands, could be defeated by the end of 1880. इसमें भी जो ट्राइब्समैन थे रंपा के वो हार जाते हैं बाय द एंड ऑफ 1880। जो ये रिवॉल्ट होता है इसको भी सप्रेस कर दिया जाता है। द रेबिलियन उलुगलन ऑफ द मुंडा ट्राइब्समैन लेड बाय बिरसा मुंडा अकर्ड ड्यूरिंग 1899 to 1919। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। मुंडा ट्राइब्समैन के जो रेबिलियन है उसको उलुगलन भी कहते हैं। इसको बिरसा मुंडा ने हेड किया था, लीडर इसके बिरसा मुंडा थे। फॉर ओवर 30 years द मुंडा सरदार्स हैड बीन struggling against the destruction of their system of common land holdings by the intrusion of जागीरदार, ठेकेदार एंड मर्चेंट मनी लेंडर्स। ये भी उन्हीं रीज़न से परेशान थे जिनसे संथाल्स परेशान थे कि जागीरदार, ठेकेदार, मर्चेंट मनी लेंडर्स ने क्या किया था, इनका जो पहला वाला एग्रीकल्चरल सिस्टम था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। जो बिरसा है ही वॉज बॉर्न इन अ पुअर शेयर क्रॉपर हाउस होल्ड इन 1874 एंड हैड अ विजन ऑफ गॉड इन 1895। He declared himself to be a divine messenger possessing miraculous healing powers। इसने भी बताया कि मैं क्या हूँ, एक मसीहा हूँ, मुझे भगवान ने भेजा है। Under the influence of the religious movement soon acquired an agrarian and political, Birsa began to move from village to village, organizing rallies and mobilizing his followers on religious and political grounds। सो बिरसा मुंडा ने क्या किया? लोगों को ऑर्गेनाइज किया, ग्रुप्स में लेकर आया, रिलीजियस और पॉलिटिकल ग्राउंड्स पे लोगों को एकजुट किया। ऑन क्रिसमस ईव 1899 बिरसा प्रोक्लेम्ड अ रेबिलियन टू एस्टैब्लिश मुंडा रूल, और इसने डिक्लेयर किया कि हम मुंडा रूल इस्टेब्लिश करेंगे अपनी लैंड पे, किल करके ठेकेदार, जागीरदार, राजा और हकीम रूलर्स इनको मारकर सत्युग इस्टेब्लिश करेंगे हम इस कलयुग में। ही डिक्लेयर दैट देयर वाज गोइंग टू बी अ फाइट विद द दिक्कूज, द ग्राउंड वुड बी एज रेड एज द रेड फ्लैग विद द ब्लड, द नॉन ट्राइबल पुअर वुड नॉट टू बी अटैक्ड। बिरसा मुंडा ने क्या कहा कि जो ब्लड होगा वो इतना ज़्यादा बहेगा किनका? ब्रिटिशर्स का। द नॉन ट्राइबल पुअर वर नॉट टू बी अटैक्ड, बट जो नॉन ट्राइबल पुअर हैं उन पे हम अटैक नहीं करेंगे। तो आपने देखा जितनी बार भी हम ट्राइबल रिवॉल्ट की बात कर रहे हैं वो उन्हीं लोगों पर अटैक कर रहे हैं जो उनको ऑप्रेस कर रहे थे। अदरवाइज जो और लोग थे, पुअर दिक्कूज थे, उन पे वो अटैक नहीं कर रहे। To bring about liberation, Birsa gathered a force of 6,000 Mundas armed with swords, spears, battle axes, and bows and arrows. However, captured in the beginning of February 1990, and he died in jail in June. The rebellion had failed, but Birsa entered the realms of legend. Now tell me, I have a very important question for you all, कि बिरसा मुंडा रिवॉल्ट जो है, लुगलन रिवॉल्ट जो है, क्यों न्यूज़ में है? ऐसा क्या स्टेप लिया गया है, गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिया है जिसकी वजह से ये पूरा जो टॉपिक है न्यूज़ में रहता है? So let us revise the chapter.
सो वी वर सीइंग अबाउट सिविल रेबिलियंस एंड ट्राइबल अपराइजिंग। सबसे पहले हमने सिविल रेबिलियंस के कॉजेज़ देखे कि कुछ लोकल ग्रीवियंसेस थे, जैसे कि उनके वहाँ का लैंड रेवेन्यू सिस्टम डिस्ट्रॉय किया गया, बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में टैक्सेस कलेक्ट करे जाते थे, इंडेप्टनेस में फंस गए थे, डेट बहुत ज़्यादा हो गया था वहाँ पे लोगों का। सेकेंड रीज़न हमने देखा कि जो करप्शन है वो बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी, पुलिस जुडिशरी जो है पुअर लोगों के साथ प्रॉपरली बिहेव नहीं करती थी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री रुइन हो गई थी। देन वी सॉ कि जो स्कॉलर और प्रीस्टली क्लास है वो भी इस सिविल रेबिलियंस में पार्टिसिपेट करते हैं लार्ज नंबर में। फिर हम देखते हैं कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी बुक, अपने नोवेल आनंद मठ में सन्यासी रेबिलियन के बारे में लिखा। उसके बाद हमने और सिविल रेबिलियंस देखे। देन वी सॉ अबाउट ट्राइबल अपराइजिंग्स। ट्राइबल अपराइजिंग्स में हमने देखा कि ट्राइबल जो है पहले आइसोलेटेड रहते थे, इन ब्रिटिशर्स के आने के बाद उनका जो पर्टिकुलरली वे ऑफ सिस्टम है, लिविंग सिस्टम है, उस पर असर देखने को मिला। क्रिश्चियन मिशनरी से वो नाराज़ थे कि वो क्यों उनके रीजन और रिलीजन में इंटरफेयर कर रहे हैं। देन वी सॉ कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन गवर्नमेंट ने बैन कर दी थी, अनपेड लेबर उन्होंने प्रैक्टिस करी। देन वी सॉ कि जो ओल्ड एग्रेरियन सिस्टम है एक मेजर कोज बना सभी ट्राइबल अपराइजिंग्स का। देन वी रेड अबाउट संथाल रेबिलियन। द लास्ट वन विच वी रेड वॉज अबाउट मुंडा रेबिलियन, दैट इज बाय बिरसा मुंडा. So you have to answer these two particular questions. In case you like the video, please hit the like button and subscribe the channel and comment down any doubt if you have.